करते हैं क्लास 7th के चैप्टर 10 से साइंस रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। One day, Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. यानी एक दिन क्या हुआ, बूजो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का वेट कर रहा था जो एक साल के बाद आ रहे थे। ठीक है, मतलब वो टाउन आ रहे थे एक साल के बाद। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। वो बहुत जल्दी में था क्योंकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बस स्टॉप पे रिसीव करना चाहता था। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट। वो जल्दी जल्दी भागते हुए गया और बस स्टॉप कुछ ही देर में पहुंच गया। He was breathing rapidly. वो बहुत तेज तेज सांसें ले रहा था। His grandmother asked him why he was breathing so fast. Bujo told her that he came running all the way. उसकी grandmother ने पूछा कि तुम इतना fast क्यों breathe कर रहे हो? तो बूजो ने बोला कि वो भागते भागते आया है। But the question got stuck in his mind. He wondered why running makes a person breathe faster. लेकिन देखो, जब उसने अपनी दादी को बताया उसके बाद उसके दिमाग में ये बात मतलब फिट हो गई कि एकदम से ये क्वेश्चन उसके दिमाग में रह गया कि कोई भी पर्सन जब भागता है तो उसकी ब्रीथिंग रेट फास्ट कैसे हो जाता है। द आंसर टू बूजोज क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। और जो बूजो के क्वेश्चन का आंसर है वो इस बात पे होता है कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग है वो हमारे रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग होती है वो रेस्पिरेशन का पार्ट होती है। अब हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। Why do we respire? In chapter 2, you learn that all organisms are made of small microscopic unit you called cell. यानी कि चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट, यानी जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ऐसी छोटी छोटी यूनिट से बने होते हैं जिसको हम सेल बोलते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक सेल क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो कोई भी हो, उसका सबसे छोटा जो काम करने वाला स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब हर ऑर्गेनिजम्स का जो सेल होता है, उसकी बॉडी का हर एक सेल एक क्या कहते हैं, फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि न्यूट्रिशन, जो खाने से रिलेटेड होता है, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालना, और रिप्रोडक्शन। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड एनर्जी। अगर ऐसे फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। जिन प्रोसेसेस में हमें लगता है कि हमें एनर्जी नहीं चाहिए, हमें उस टाइम पे भी एनर्जी चाहिए होती है। स्लीपिंग और रीडिंग, जैसे कि अगर आप सो रहे हो या पढ़ रहे हो, उस टाइम भी आपको एनर्जी चाहिए। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? कैन यू से वाई योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है? और दूसरी चीज़, क्या आप बता सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपको क्यों इंसिस्ट करते हैं कि आप खाना खाओ या फिर खाना खाना चाहिए? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो खाना होता है ना, उसके अंदर क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी होती है। और वो कब रिलीज होती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम पे वो स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो वो क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये रेस्पायर करते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल जाए खाने में से। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब ब्रीथिंग की बात होती है, जब सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एयर ब्रीथ करते हैं। ठीक है, यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन। और आपको ये भी पता है कि एयर में ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम ऐसी एयर अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है और ऐसी एयर बाहर रिलीज करते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। द एयर वी ब्रीथ in is transported to all part of the body and ultimately to each cell. अब जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो क्या होता है? बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसफर होती है। ठीक है, एयर वी ब्रीथ इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सारे पार्ट्स जितने भी हैं बॉडी के, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब होता क्या है, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन तो होता है ना, जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, वो फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करती है। द प्रोसेस, अब इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ब्लू से।
जो ये प्रोसेस होता है ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें खाने का ब्रेकडाउन होता है, यानी खाना सिंपल फॉर्म में चेंज होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है ना, ये सारे सेल्स में होती है, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होती है। इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। अब होता क्या है, सेल के अंदर जो खाना है, फूड है या जो ग्लूकोज है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन कैसे होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्या यूज करके, ऑक्सीजन यूज करके। फिर से सुनिए, ऑक्सीजन यूज करके जो फूड होता है या ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वो कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। देखो दो तरह की आपकी रेस्पिरेशन होती है। पहला है जब आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन यूज करके या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और सेम जस्ट अपोजिट है कि अगर फूड ब्रेक डाउन हो लेकिन उसमें ऑक्सीजन यूज ना हो, ठीक है, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। जब हमारा खाने का ब्रेकडाउन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो अगर ग्लूकोज है और क्या है आपका, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा प्लस एनर्जी बनेगा। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एयर के बिना रह लेते हैं, ठीक है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल उसका यीस्ट हो गया, और इनको हम एनारोब्स बोलते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनारोबिक, ये जो इनको एनर्जी मिलती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है, विदाउट जो ऑक्सीजन यूज करे हुए होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन देखो डिफरेंस क्या आ गया, जहाँ पहले वाटर बन रहा था, एनर्जी यहाँ पे भी है, मैं एक बार दिखा देती हूँ, एनर्जी यहाँ पे भी है, एनर्जी यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इधर भी है इधर भी है, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ अल्कोहल और वाटर में। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ एब्सेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नाउ यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो यीस्ट है ना वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, एक सेल होता है उनके अंदर। वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, यानी विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस के टाइम पे वो अल्कोहल बनाते हैं, और यही प्रोसेस यूज होता है वाइन और बियर बनाने के लिए। Our muscle cell can also respire anaerobically but only for short time when there is temporary deficiency of oxygen। यानी क्या होता है, हमारे जो बॉडी के मसल सेल हैं वो रिस्पायर कर सकते हैं एनएरोबिकली, ठीक है, मतलब बिना ऑक्सीजन की, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं रिस्पायर, जब हमें पता है कि ऑक्सीजन की कमी है या टेम्परेरी डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी के सेल जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, मसल सेल थोड़े टाइम के लिए एनारोबिक मोड में चले जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप अगर देखो कि एक्सरसाइज के टाइम पे या बहुत तेज भागते टाइम, साइकिलिंग और वॉक वगैरह करने के टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो भी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल रही है वो लिमिटेड है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। अब फिर यहाँ पे क्या होता है बॉडी के अंदर, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी तो चाहिए लेकिन एनर्जी के लिए ऑक्सीजन नहीं है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से, अब देखो यहाँ पे है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं, यानी आपकी बॉडी में पेन होता है, हल्का हल्का दर्द होता है, वो क्यों होता है,
ये मसल्स वहाँ पे होते हैं, ये तब होते हैं जब मसल सेल कैसे एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी तो एनारोबिकली उन्होंने रेस्पायर किया और क्या हुआ, लैक्टिक एसिड बन गया। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड बनाता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प। और क्या होता है जब आप एक वाटर सॉरी लैक्टिक एसिड जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प पड़ते हैं। We get relief from cramps after a hot water bath or a massage। और कई बार क्रैम्प्स जो भी पड़ते हैं उससे कब आराम मिलता है, जब एक गर्म पानी से आप हल्का सा बाथ ले लो या मसाज करवा लो। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जब हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर मसाज लेते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बेटर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की मसल सेल्स तक वो बढ़ जाती है। तो जैसे ही आपकी मसल सेल की जो सप्लाई है, लाइक मसल सेल्स में जो ब्लड जा रहे हैं वो सप्लाई बढ़ेगी उसमें ऑक्सीजन की, तो अपने आप ही आपका जो लैक्टिक एसिड है वो क्या होगा, वो बनना बंद हो जाएगा। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या होता है, जो आपका ये इंक्रीज हुआ किसमें, ऑक्सीजन की सप्लाई में, उसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो बेसिकली ये पूरा आपको इससे ये समझ में आया होगा कि जब भी आपकी बॉडी में लाइक एक्सरसाइज के टाइम पेन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द एनारोबिक मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। वहाँ पे आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। नाउ ब्रीथिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक्टिविटी आपको टीचर के सुपरविजन में करनी है। नाउ यहाँ पे क्या है, क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath। यानी कि अपनी नोस्ट्रल्स जो हैं और अपना जो माउथ है दोनों को आप क्या कर दो, एकदम टाइटली पकड़ लो। कुछ टाइम के लिए आप उसको पकड़े रहो। बेसिकली आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है कुछ टाइम के लिए कि कब तक आप बिना ब्रीथ करे रह सकते हो, ठीक है। और उसको नोट करना है कि कितने टाइम तक रह पाए। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। जब आप थोड़ी देर करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप ज़्यादा देर के लिए ये नहीं कर सकते, और इससे ये पता चलेगा कि हम बिना ब्रीथिंग के सर्वाइव नहीं कर सकते। Breathing means taking air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide। Breathing का मतलब क्या होता है कि आप एयर लोगे जिसमें ऑक्सीजन है और आप जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है उसे बाहर निकालोगे। किसकी हेल्प से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। यानी कि जो आप एयर लेते हो, ठीक है, वो एयर जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है, जब आप उसको लेते हो तो इसको हम इनहेलेशन बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब आप एयर रिलीज करते हो, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलेशन। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो इनहेलेशन और एक्सेलेशन है जिसमें हम एयर ब्रीथ इन करते हैं और रिलीज आउट करते हैं, वो पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है। The number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate। एक मिनट में एक पर्सन कितने टाइम ब्रीथ करता है उसको हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। समझ लो उसने एक मिनट के अंदर 25 बार ब्रीथ किया तो हम ये बोलते हैं कि इसने इतनी बार, ये इसका ब्रीथिंग रेट है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस ऑल्टरनेटिंग। मतलब जब आप ब्रीथ करते हो तो इनहेलेशन यानी ऑक्सीजन अंदर लेना और एक्सहेलेशन दोनों ऑल्टरनेटली होता है। ऑब्वियसली बात है, एक बार इनहेल करोगे एक बार एक्सहेल करोगे, एक के बाद एक होता है। दो बार इनहेल करो फिर दो बार एक्सहेल करो, ये तो कम ही होता है। तो नेचुरल प्रोसेस तो यही है कि एक बार इनहेलेशन होगा एक बार एक्सहेलेशन होगा। अब ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। तो एक ब्रीथिंग का मतलब क्या हो गया कि एक बार इनहेलेशन होगा और एक बार एक्सहेलेशन होगा। उसके बाद है, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट, डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब क्या होगा, आप लोग क्या करोगे, अपनी बॉडी में देखोगे कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी की मूवमेंट चेंज होती है तो क्या उससे रेस्पिरेशन पे फ़र्क पड़ता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब एक एक्टिविटी करके हम समझेंगे। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, however if you try you can count your rate of breathing। नॉर्मली अगर हम शांत बैठे हैं, ठीक है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा हम ब्रीथ कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप अपनी ब्रीथिंग को काउंट करने की कोशिश करोगे सो यू विल हैव द आइडिया कि आप ब्रीथ कितनी बार कर रहे हो. ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, लाइक नॉर्मल तरीके से जैसे ब्रीथ इन और आउट करते हो आपको ये नॉर्मली करना है. फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट. आपको क्या करना है, देखना है कि कितनी बार आप ब्रीथ इन ले रहे हो, मतलब सांस अंदर ले रहे हो, और कितनी बार आप बाहर छोड़ रहे हो. डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सेल्ड. अब क्या हुआ, आपको इनहेलेशन जो है और जो एक्सेलेशन है वो काउंट करना है कि दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम हुआ है. नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग. अपनी ब्रीथिंग रेट को काउंट करो, एक बार हल्की वॉक के बाद और एक बार बहुत ज़्यादा तेज रन करने के बाद. रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट. उसके बाद क्या करना है, अपनी ब्रीथिंग रेट को आपको रिकॉर्ड करना है जैसे ही आप क्या करोगे, रेस्ट ले लोगे. Tabulate your finding and compare your breathing rate under different condition with those of your classmates. बेसिकली एक एक्टिविटी है कि जिस तरह से आप ब्रीथिंग रेट चेक कर सकते हो, लाइक 10 मिनट के बाद अपनी ब्रीथिंग रेट देखो, बहुत तेज़ भागने के बाद अपना ब्रीथिंग रेट देखो. तो ये चीज़ आपको चेक करनी है कि आपको कितना असर डाल रही है. ठीक है, दूसरी चीज़, इससे आपको अपना पता चल जाएगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कितना हो रहा है. इस एक्टिविटी के बाद आपको पता चल जाएगा कि जब भी एक पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है और मतलब या तो वो भागता है या कोई एक्सरसाइज करता है या बॉडी में कोई बड़ा मेजर चेंज आता है, मतलब मूवमेंट के मामले में, तो बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रीथ करता है. और जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो क्या होगा, मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू अवर सेल. हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है. इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज. जैसे जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होगी बॉडी को, हमारा क्या होगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी. इसका यही बोला है कि क्या ये बता सकता, यही आपको एक्सप्लेन करेगा कि वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी. हमें भूख क्यों लगती है, क्योंकि एनर्जी हम यूज़ करके चुकते हैं तो हमें क्या होता है और एनर्जी चाहिए होती है. या फिर कई बार क्या होता है, आप जब थके थके होते हो तो आपका ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन क्यों होता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ये है, इसको पढ़ लेते हैं. ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट. यानी कि एक एवरेज अगर हम देखें तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग रेस्ट पे कितनी देर ब्रीथ करता है, 15 से 18 टाइम्स इन अ मिनट. और अगर एक्सरसाइज हो रही है, हैवी एक्सरसाइज, तो वो पर्सन क्या करता है, 25 टाइम्स पर मिनट वो ब्रीथ करता है. वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रेथ एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ना कि सिर्फ हम तेज तेज मतलब ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, उसके अलावा हम लोग ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा इनहेल करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे है एक्टिविटी 10.3. फिगर 10.3 shows the various activity carried out by a person during a normal day. यानी कि अलग अलग एक्टिविटी है जो एक पर्सन करता है अपने पूरे दिन में. कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी द स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट. अगर आपको बोलूँ कि आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा ब्रीथिंग रेट कब तेज़ होगा और कब, मतलब कब से ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा धीरे और सबसे ज़्यादा फास्ट कब होगा. देखो सोने में ऑब्वियसली बहुत धीरे होगा, और अगर कोई चल रहा है, ब्रिस्क वॉक ले रहा है, तो इतना ज़्यादा नहीं होगा. लेकिन कोई अगर दौड़ रहा है या कोई अगर चढ़ के जा रहा है ऊपर, तो उसका ब्रीथिंग रेट ऑब्वियसली फास्ट होगा. हाउ डू वी ब्रीथ. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. अब हम देखेंगे कि हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोस्ट्रल्स. नॉर्मली क्या होता है, हम लोग एयर लेते हैं अपने नोस्ट्रल्स के थ्रू. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. यानी कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वो एयर हमारे नोस्ट्रल से पास होके हमारे नेसल कैविटी तक पहुंचती है. फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस अवर लंग. और नेसल कैविटी से कहाँ पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है. किसके थ्रू, विंड पाइप के थ्रू. विंड पाइप से ही पता चल रहा है एयर के लिए जो पाइप होता है. लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारे चेस्ट में, जो चेस्ट में कैविटी है, स्पेस है हमारी चेस्ट में, वहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड. अब देखो ऑर्गन है हमारे लंग्स, लेकिन उसके आसपास क्या है, रिब्स होती हैं. अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राग्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. एक मस्कुलर शीट है, मसल से बनी हुई शीट, जिसे बोला है डायफ्राग्राम. ये कहाँ पे होता है, चेस्ट के कैविटी का फ्लोर बनाता है वो. ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राग्राम एंड रिब केज. जब भी ब्रीथिंग होती है उसमें हमारा डायफ्राग्राम और रिब केज दोनों मूव करते हैं. ड्यूरिंग इनहेलेशन
जब हम बात करते हैं, देखो ये पूरा समझ लेते हैं, ये चेस्ट कैविटी आपकी है जहाँ पे लंग्स हैं, ये ऊपर रिब्स हैं, ये लंग्स हो गए, फेरिंग्स, ट्रैकिया, नेसल पैसेज, ओरल कैविटी एंड डायफ्राम, ये जो उसने फ्लोर एकदम से मस्कुलर शीट ने जो फ्लोर टाइप बनाया। नाउ जब आप इनहेल करते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू इनहेल, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, यानी कि आपने सांस अंदर ले, ट्राई करना, जब आप सांस ले रहे हो अंदर की तरफ तो आपकी रिब क्या होंगी, ऊपर की तरफ आएंगी और बाहर की तरफ आती है, ठीक है। और डायफ्राम क्या होता है, वो नीचे चला जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। देखो अगर आपको स्पेस बनानी है अपने लंग्स के अंदर ताकि बाहर की एयर अंदर आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा स्पेस बनाते हो। कैसे, आपके जो रिब्स है वो भी ऊपर की तरफ आती है, फैलता है आपका लंग्स बेसिकली, ताकि आपकी एयर के लिए स्पेस बन जाए। जो लंग्स हैं वो एयर से फिल हो जाते हैं। फिर आती है बात एक्सहेलेशन की। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। जब एक्सहेलेशन होता है यानी हम सांस छोड़ते हैं, तो रिब्स दोबारा अपनी नॉर्मल जहाँ पे थे वो थोड़े अंदर चले जाते हैं और इनवर्ड चले जाते हैं, while diaphragm moves up to its former position, और डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। इससे क्या होता है, साइज की जो चेस्ट कैविटी होती है ना, उसका साइज थोड़ा कम हो जाता है और एयर बाहर पुश हो जाती है। नॉर्मल सी चीज़ है, अगर स्पेस बनानी है तो ऑब्वियसली क्यों बनानी है, क्योंकि सांस अंदर लेनी है तो हमारी स्पेस ज़्यादा बनती है, और अगर सांस छोड़नी है तो स्पेस दोबारा कम करनी है, बस यही प्रोसेस है। These movement in our body can be felt easily. ये अगर आप खुद अगर बैठे बैठे अभी भी नोटिस करोगे, आप फील कर पाओगे। एक बहुत ही डीप ब्रेथ लीजिए, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। यानी एक लंबी सी सांस लीजिए और अपनी पाम को एब्डोमेन पे रखिए और फिर आप एब्डोमेन की मूवमेंट को देखिए। After having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. देखो जब लोगों को पता चला, लाइक सब सीखने के बाद, कि जो ब्रीथिंग होती है उसकी वजह से हमारी चेस्ट की साइज जो होता है ना उसमें डिफरेंस आता है, तो बच्चे क्या हो गए, चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन में लग गए कि देखते हैं किसका मतलब चेस्ट बहुत ज़्यादा फूल रही है ब्रीथिंग के टाइम पे। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, लंग्स डैमेज होते हैं। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर। स्मोकिंग की वजह से कहते हैं कैंसर भी कई बार दफ़ा हो जाता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, ऑब्वियसली इसको अवॉइड करना चाहिए। Everyone was boasting that he could expand at it maximum. How about doing this activity in the class with your classmate? अपने आप दोस्तों के साथ ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा एक नीचे और आर्टिकल दे रखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। The air around us has various type of unwanted particles such as smoke, डस्ट, पॉलन एटसेट्रा। हमारे आसपास की हवा में ना बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें स्मोक, डस्ट, पॉलन, छोटे छोटे से मतलब डस्ट के पार्टिकल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। कई बार क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं जो हमारी नेसल कैविटी में हेयर है ना, वहीं पे फंस जाते हैं। लेकिन वैसे तो ये काम जो करती है हमारी नेसल कैविटी प्लस हमारी नोज के हेयर, वो क्या करते हैं, इसको ट्रैप करने का काम करते हैं, हमारी डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये पास कर जाते हैं नेसल कैविटी से, और हमारी जो पूरी कैविटी है जिससे हम ब्रीथ वगैरह कर रहे हैं उसमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्नीजिंग आती है, यानी जुकाम होता है, छींक आती है। स्नीजिंग क्या होता है, बॉडी में से फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकालने का एक तरीका है। अगर हम छींक ले रहे हैं तो यही है कि जो भी चीज़ हमें एलर्जी कर रही है या जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है वो बाहर निकले, ठीक है, और हमारी एयर जो है वो अंदर की क्लीन एयर हमारी बॉडी में एंटर करे। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी है, पढ़ लेते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लास में शो द मैक्स। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बहुत लंबी सांस लेनी है और फिर आपको एक मेजरिंग टेप से सबकी ऑब्जर्वेशन लेनी है कि कौन क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा जिसकी चेस्ट एक्सपेंड हो रही है एट द टाइम ऑफ ब्रीथिंग। अब इससे हमें समझ में आएगा ना। दूसरा एक और एक्टिविटी दे रखी है, एक वाइट प्लास्टिक बॉटल लेनी है, यहाँ पे ये देख रखी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिमूव द बॉटम, उसके नीचे से उसका बॉटम जो पार्ट है वो रिमूव कर दो। वाई शेप्ड ग्लास या फिर प्लास्टिक ट्यूब ले आओ। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाई शेप, ये इस वाई शेप की बात हो रही है। ऐसी एक ट्यूब ले आओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेक अ होल इन लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। अब आपको क्या करना है, लिड से एक होल बनाना है ताकि ट्यूब पास हो पाए, ठीक है।
टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून्स। और जो आपका दो पोर्शन है, जो दो मतलब फोक जैसा पार्ट है, वहाँ पे आपको दो बलून लगाने हैं। यहाँ पे देखिए ये दो बलून लगा रखे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 10.7। आपको क्या करना है, ट्यूब को बॉटल के अंदर जैसे कि वो नीचे फोटो में दे रखा है वैसे फिट करना है। उसके बाद बॉटल को कैप कर देना है, उसको सील कर दो ताकि एयर टाइट रहे। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। जो ओपन पार्ट है यानी ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आप एक थिन शीट या फिर कुछ भी बांध सकते हो जिससे क्या हो वो कवर हो जाए। To understand the expansion of lungs, pull the rubber sheet from the base downward and watch the balloons। यानी कि जब आप इसको नीचे खींचते हो, रबर शीट को नीचे खींचते हो, तो क्या होता है, आपके ये जो बलून्स हैं ये फूल जाते हैं अपने आप, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि देखो एयर लेने के लिए ये पूरा का पूरा स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ तब होता है जब हम ब्रीथ इन करते हैं। उसके बाद जब दोबारा आप उसको पुश करते हो, डायफ्राम को पुश करते हो, जो यहाँ पे डायफ्राम का काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा डिफ्लेट हो गया बिल्कुल। मतलब आपके क्या हो गए, लाइक ना, ये पहले फूले थे अब फूले भी नहीं है। इस तरह से आपको पता चलेगा कि हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं। What do balloons in this model represent? इस मॉडल में जो बलून्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे लंग्स। What does the rubber sheet represent? और जो रबर शीट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। Now you should be able to explain the mechanism of breathing। अब आप जो मैकेनिज्म, जो ब्रीथिंग के पीछे जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। टेक अ स्लेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल। एक एकदम क्लीन टेस्ट ट्यूब लीजिए या फिर एक ग्लास की या फिर एक प्लास्टिक बॉटल लीजिए। मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। अब आप क्या करोगे, उसकी लिड पे एक होल बना दोगे और उसको बॉटल पे फिक्स कर दोगे, ठीक है। किसको, जो टेस्ट ट्यूब है उसको। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब आप क्या करोगे, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो लाइम वाटर होता है ना उसको आप लोगे किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब में। अब इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर। उसके बाद एक स्ट्रॉ को आपको इस तरह से इंसर्ट करना है लिड से कि वो डायरेक्टली लाइम वाटर में जाके गिरे, ठीक है। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। उसके बाद आप क्या करोगे, धीरे, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, धीरे धीरे से आप उसको जेंटली बहुत हल्के हल्के से ब्लो करोगे। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। क्या आपको ऐसा कुछ लगा कि जो लाइम वाटर जैसा दिखता है उससे अब अलग दिख रहा है। क्या आप इस चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हो। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमें ये तो पता है कि जो भी गैसेस हम लेते हैं, लाइक जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, हम अलग अलग तरह की गैसेस को इनहेल करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हम क्या एक्सहेल करते हैं। डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विद इट। तो क्या सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, या फिर कई सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस को। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सेल ऑन अ मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सर्फेस। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम। यानी कभी आप एक मिरर के ऊपर एक्सेल करने की कोशिश करना, सांस छोड़ने की कोशिश करना, आप लोग नोटिस करोगे कि क्या होगा, उस पर हल्के हल्के से ड्रॉपलेट से मॉइस्चर जैसा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, कहाँ से आया। नाउ Bujo wants to know how much air a person can hold in its lungs। ओके, ये एक चीज़ हो गई। नाउ ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज दैट इज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। अगर डेली हम प्राणायाम करें, जो कि एक योगा की एक्सरसाइज होती है, तो क्या होगा, हमारी जो कैपेसिटी है लंग्स की ज़्यादा एयर लेने की वो बढ़ा देगा। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। फिर क्या होगा, बॉडी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। नाउ यहाँ पे जब आपने देखा तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम लाइम वाटर पे अगर एक्सेल करते हैं तो वो मिल्की टर्न हो जाता है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड एयर। इनहेल एयर में क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक्सेल्ड एयर में 16.4% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जो हम एक्सेल और इनहेल करते हैं। नाउ एनिमल्स के अंदर ब्रीथिंग कैसी होती है वो देखेंगे हम। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लॉयन, काउज, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, दे ऑल हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बींग्स। यानी इन सारे एनिमल्स के पास क्या होता है, इनके पास लंग्स होते हैं इनकी चेस्ट की कैविटीज़ में, जिस जैसे ह्यूमन बींग के होते हैं।
लेकिन ये ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कैसे करते हैं? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग? अब हम देखेंगे कि क्या इनके पास भी मतलब जिस तरह हम ब्रीथ करते हैं लंग्स वैसे ही ब्रीथ करवाने में हेल्प करते हैं। कॉकरोच, एक कॉकरोच जो होता है वो बहुत ही छोटी छोटी सी ओपनिंग होती है उसकी बॉडी के साइड में, ठीक है। और इंसेक्ट्स जितने भी हैं सबकी बॉडी में कुछ छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इन ओपनिंग्स को हम लोग स्पायरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके पास नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होता है जिसे ट्रैकिया बोलते हैं फॉर गैस एक्सचेंज। यानी कि इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, बहुत सारी एयर ट्यूब्स होती हैं, ऐसा नेटवर्क होता है जिससे वो गैस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पायरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब देखो क्या हुआ, उनकी बॉडी पे छोटे छोटे से होल्स हैं जिसको स्पायरिकल्स बोलते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, धीरे धीरे उन स्पायरिकल्स के थ्रू वो कहाँ पहुंच गया, ट्रैकियल ट्यूब्स में, और उसके बाद वो क्या हुआ, बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज हो गया और हर पार्ट हर सेल तक पहुंच गया। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल से वो कहाँ जाता है, ट्रैकियल ट्यूब्स में, और उसके बाद स्पायरिकल के थ्रू बाहर निकलता है। जो चीज़ इनहेलेशन के टाइम हुई थी वही चीज़ आपकी एक्सहेलेशन के टाइम हुई, जस्ट उल्टा हो जाएगा प्रोसेस। These air tubes और trachea are found only in insect and not in any other group of animals। जो ये स्पायरिकल्स की बात हुई है या फिर और ट्यूब्स वगैरह की बात हुई है, ये सिर्फ इंसेक्ट्स में होता है और किसी एनिमल में नहीं होता, ठीक है। अब अर्थवर्म की बात कर लेते हैं। चैप्टर 9 अगर आपने 6th में पढ़ा है तो अर्थवर्म अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। जो अर्थवर्म की स्किन होती है थोड़ी गीली सी होती है और स्लाइमी होती है, छूने पे आप देखोगे तो ऐसी स्किन से गैस इजीली पास कर जाती है। Though frogs have pair of lungs like human being, they can also breathe through their skin which is moist and slippery। वैसे तो जो फ्रॉग्स हैं उनके पास क्या होता है, लंग्स होते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपनी स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। फ्रॉग्स को दो तरह से ब्रीथिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक पानी के अंदर और एक पानी के बाहर, ठीक है। नाउ ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब यहाँ पे एक है, बूजो ने ये देखा है टेलीविजन प्रोग्राम्स पे कि जो वेल्स और डॉल्फिन्स होते हैं वो वाटर सरफेस पे आते हैं, और इनफैक्ट वो वाटर का फाउंटेन भी कई बार रिलीज करते हैं ऊपर आते हुए। ऐसा क्यों होता है? ना उसके बाद अंडर वाटर हम बात करेंगे ब्रीथिंग की। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और वहाँ पे इजीली ब्रीथ कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं अब हम देखेंगे। हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो फिश के गिल्स होते हैं वो उसको ऑक्सीजन जो पानी में मिली हुई होती है ना, पानी में जो ऑक्सीजन मिली होती है वो यूज करने में हेल्प करते हैं। क्या गिल्स? गिल्स क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस। यहाँ पे देखो, दीज आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, जैसे उठा उठा सा स्ट्रक्चर होते हैं। और आप ये सोचोगे कि गिल्स कैसे हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में। गिल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स आते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो पाते हैं। जैसे लंग्स पे, हमारी लंग्स की आउटर सरफेस पे हमारी अलग अलग मतलब ब्लड वेसल्स कांटेक्ट में होती है, सेम वे गिल्स में क्या होता है, बहुत अच्छे से सप्लाइड होते हैं क्या, ब्लड वेसल्स, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। Do plants also respire? Like other living organism, plants also respire for their survival as you have learned in class 6। यानी कि और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन एयर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर छोड़ते हैं। देखो प्लांट्स जो एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, अपना खाना बनाने के लिए। बट जो अगर एक्चुअली रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें और ऑक्सीजन लें। उनको सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, ठीक है, जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स में होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स के अंदर हर एक पार्ट, चाहे कोई भी पार्ट हो, हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन ले सकता है एयर में से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकता है। You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plant have tiny pores called stomata। आपने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ा है कि जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, में जो लीफ होती है उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो पाते हैं, ठीक है। पहली ये जानना चाहती है कि जो रूट्स हैं अंडरग्राउंड, क्या वो भी ऑक्सीजन लेती हैं? नाउ लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, द रूट सेल्स आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। जैसे कि प्लांट के सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऐसे रूट सेल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल।
रूट क्या करती है, रूट एयर लेती है, कहाँ से, एयर में से। रूट एयर लेती है कहाँ से, एयर स्पेसेस जो सॉइल पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। देखो ध्यान से देखो, जैसे सॉइल पार्टिकल है ये, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, समझ लो ये सॉइल पार्टिकल है ये। तो ये जो एयर स्पेसेस आपको बीच में से दिख रही है ना, इसके थ्रू से क्या होता है, जो रूट है वो एयर ले पाती है, ठीक है। नाउ can you guess what would happen if a potted plant is overwatered? In this chapter, you learn that respiration is a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. ओवर वाटर्ड अगर आप कर दोगे तो उसको रेस्पिरेशन में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, ठीक है। प्लांट को जो भी वो एयर उसका एक्सचेंज होता है उसमें प्रॉब्लम होगी, रूट्स को स्पेशली। तो वो नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर वाटर भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्या होता है, रिस्पायर करने के लिए रिस्पायर करता है ताकि वो एनर्जी मिले जो भी उसको अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है। कुछ टर्म्स हमने देखी थी, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के साथ जो रेस्पिरेशन होती है बिना ऑक्सीजन की, ब्रीथिंग रेट जो हम 1 मिनट में ब्रीथ लेते हैं, सेल्युलर रेस्पिरेशन, डायफ्राग्राम एक्सहेलेशन छोड़ना, गिल्स, लंग्स, इनहेलेशन, स्पाइरिकल्स जो इंसेक्ट्स में होते हैं, ट्रैकिया एंड रिब्स। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट